हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरे लाडलो, चलो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज अल्कीन्स के बारे में पढ़ना। सो लेट्स टॉक अबाउट अल्कीन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्कीन्स हमारे हाइड्रोकार्बन के सेकेंड टाइप होते हैं। इन लोगों को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में रखते हैं। एज यू ऑल नो, आप लोग इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में रखते हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा लोग। अच्छा, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। इनकी होमोलोगस सीरीज का, इनकी जो होमोलोगस सीरीज होती है बच्चा लोग, आप लोग जानते हो ना होमोलोगस सीरीज मतलब क्या। एक इनकी फैमिली जिसमें पहला मेंबर और दूसरे मेंबर में सिर्फ CH2 का फर्क होता है। होमोलोगस सीरीज का इनका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है C2H4 यानी कि ईथीन। ध्यान रखिएगा, इनकी फैमिली ईथीन से स्टार्ट होती है। जैसे अल्केन आपका मीथेन से स्टार्ट होता था, क्योंकि वहां पर एक कार्बन लग सकता था। यहां पर CnH2n वाले फॉर्मूले में अगर आप 1 रख दोगे तो ये CH2 बन जाएगा। एंड CH2 कुछ नहीं हो सकता, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, इसलिए मीथीन यहां से शुरू होगा। फिर दूसरा मेंबर लाइकवाइज आप यहां पर रख सकते हैं C3H6 यानी कि प्रोपीन। ईथीन के बाद प्रोपीन, फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप C5H10 रख दीजिए, बस डबल कर दो, ये बन जाएगा आपका पेंटीन। लाइकवाइज आप इसकी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। अच्छा, अल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ध्यान रखिएगा, अल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन्स। इसको आप लोग एक नाम और दे सकते हो, दैट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? बेसिकली दे आर ऑयल फॉर्मिंग। बेसिकली दे आर ऑयल फॉर्मिंग। ना ऑयल फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारी ईथीन होता है ना, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑयली सब्सटेंस बनाता है। जो भी आपका अल्कीन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर होता है, इसका नाम ओलेफिन क्यों पड़ा? वाई दे आर कॉल्ड एज ओलेफिन? बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फॉर्म्स, क्या करता है? फॉर्म्स एन ऑयली सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन। ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर ये एक ऑयली काइंड ऑफ सब्सटेंस बनाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अल्कीन पड़ गया। ठीक है, चलो ग्रेट। आओ हम आगे बढ़ते हैं और अल्कीन के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सो बच्चा लोग, मेरे लाडलो, मेरे बकुड़ो, आप लोग सब जानते हो दैट अल्कीन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड। अल्कीन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और आप लोगों को एक रूल याद रखना है स्टार बनाकर। वैसे तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है दैट जब कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो तो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कैन ओनली फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहां पर क्योंकि आपके ईथीन के अंदर यू आर ऑब्जर्विंग अ डबल बॉन्ड, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन से बन जाएगा, लेकिन ये जो तुम्हारा पाई बॉन्ड है ये हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हम लोगों को कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बदलना पड़ेगा। हम लोगों को कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बदलना पड़ेगा। तो ये आपका 1s, ये आपका 2s, और ये मेरे लाडले, मेरे गुलगुलो, मेरे बकुड़ो 2px, 2py और 2pz, ये तुम्हारे कार्बन का p ऑर्बिटल। अब क्योंकि हमें एक पाई बॉन्ड बनाना है, एक पाई बॉन्ड, इसीलिए हमें एक ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज्ड छोड़ना पड़ेगा। तो दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। दिस विल बी योर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। वहीं पर ड्रट 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 ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म sp2। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा और यहां पर ये बन जाएगा ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ।
1 2 3, 1 2 3, दिस इज योर sp2, sp2, sp2। तीनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक 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 जीर जीर जी जी रे बाजी जी जी। ठीक है, ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रब करके डायग्राम बनाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। ठीक उसी तरह चीते की चाल, बाज की नजर और मृत्युंजय सर की केमिस्ट्री पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी टॉपर बना सकती है। चलो बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। लाड लो। अब आपको समझ में आ गया है कि आपका एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, मतलब ये अपने डंबल शेप में रहेगा और इन तीनों का शेप बदल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपके दो कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना है, इसलिए यहां पर तू हमारा एक कार्बन और एक तुम्हारा दूसरा कार्बन, इन दोनों कार्बन के एक एक sp2, एक एक sp2 ऑर्बिटल्स, sp2 एंड sp2 कंबाइन होकर एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। फिर तुम्हारा ये दूसरा sp2 इधर आ जाएगा, फिर तुम्हारा ये तीसरा sp2 इधर आ जाएगा, फिर ये तुम्हारा इधर एक sp2 इधर आ जाएगा लाड़ लो, और एक तुम्हारा sp2 लाड़ लो इधर आ जाएगा। तो ये भी तुम्हारा sp2 ट्याऊ, ये भी तुम्हारा sp2 ट्याऊ, ये भी तुम्हारा sp2 ट्याऊ, और ये भी तुम्हारा sp2 ट्याऊ। ठीक है, ये हो गया लाड़ लो, कोई परेशानी? चलिए, ये आया तो अड्डा हाइड्रोजन s ऑर्बिटल लेके ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये आया तुम्हारा हाइड्रोजन s ऑर्बिटल लेके ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड बन गए, ये तुम्हारा CH2 बन गया। अब बस तकलीफ क्या देगा आपको? p ऑर्बिटल। तो इस कार्बन के पास में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये तुम्हारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और ये तुम्हारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये बाद में दोनों ओवरलैप कर लेंगे और ये ओवरलैप कर लेंगे, तो चूक ये क्या बन गया इनके बीच में? पाई बॉन्ड। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। तो जब इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी कार्बन, ये इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन ये किस लिए बना था? ये sp2 की ओवरलैपिंग से बना था, ये हाइड्रोजन ये sp2 की ओवरलैपिंग से बना था सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp2 की वजह से बना था, ये भी सिग्मा बॉन्ड sp2 s की वजह से बना था, ये भी सिग्मा बॉन्ड sp2 s की वजह से बना था, और ये p ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप हो गया, और ये भी इस तरीके से ओवरलैप हो गया। देखो चांद आया, चांद नजर आया, ऐसा करके, और ये पाई बॉन्ड बन गया। तो दिस इज हाउ योर अल्कीन्स लुक लाइक। कुछ अल्कीन आपको इस तरीके से नजर आता है, देयर इज अ पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, और इसके बारे में कुछ जल्दी जल्दी बातें आपको बता दूं मैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर। ठीक है, जो कार्बन कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी अप्रोक्सीमेटली 384 किलोजूल पर मोल की होती है ना। और जो तुम्हारा दूसरा वाला पाई बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी अप्रोक्सीमेटली 279 किलोजूल पर मोल के आसपास की होती है। देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक रफ वैल्यू बता रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कभी मत भागना, एक रफ वैल्यू समझ लो। इन दोनों वैल्यूज को क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या सिंपल बॉन्ड इंथैल्पी। दीज आर नथिंग बट बॉन्ड इंथैल्पी, यानी बॉन्ड बनेगा तो इतनी एनर्जी छोड़ेगा, बॉन्ड टूटेगा तो इतनी एनर्जी लेगा, ये इनकी बॉन्ड इंथैल्पी है। दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन योर पाई बॉन्ड। ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, पाई बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। और क्योंकि आप देखो
ये पाई बॉन्ड बड़ा कमजोर टाइप का बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बड़ा कमजोर टाइप का बॉन्ड है, और ये बना किससे है? पाई इलेक्ट्रॉन से। वी ऑल नो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जब तुम्हारा बेटा पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन? जो तुम्हारे ये 2p ऑर्बिटल के अंदर थे, 2pz के अंदर, 2pz मान लो, ये तुम्हारे इन p ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हीं ने तो ओवरलैपिंग करी है भाई। ऑर्बिटल थोड़ी ओवरलैप करता है, ऑर्बिटल क्या, ऑर्बिटल तो इमेजिनरी चीज है, असलियत में घूम तो इलेक्ट्रॉन रहा है यहां पर। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर घूम रहा है, तो ये तुमको ऐसा दिखने लगा। दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तुमको ऐसा दिखने लगा। कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, हाँ मुझे ये पसंद है, अब ऐसा घूमने लग गया, अब वो ऐसा घूमने लग गया। ये देखो, ये तो अब इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई, ये दोनों एक दूसरे के साथ में शेयर हो गए। तो बेसिकली एक पाई इलेक्ट्रॉन इसका और एक पाई इलेक्ट्रॉन इसका आपस में शेयर होकर पाई इलेक्ट्रॉन बना लिया। अब क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, कोई भी इन्वायरमेंट में अगर इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज है, कोई भी इन्वायरमेंट में अगर इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। तो इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज विल अटैक very easily on alkenes because of available pi electron in 2pz ऑर्बिटल। जैसे लिख लो 2p या सिंपल लिख लो पाई ऑर्बिटल, बस पाई इलेक्ट्रॉन लिख लो, इतना भी क्या आगे लिखना, बस ठीक है, इतना लिख लो, ये काफी है। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, उसको क्या जरूरत है? इलेक्ट्रोफाइल को किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की। इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। अब वो आएगा, क्या करूं, देखेगा ओ पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो जल्दी टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रोफाइल करके इस पर अटैक कर देगा, अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो खुद रख लेगा, हो गया काम खत्म। तो इसलिए अल्कीन्स पर इलेक्ट्रोफाइल बड़ा इजीली अटैक कर जाता है, बड़ा इजीली अटैक कर जाता है। देयरफॉर अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, देयरफॉर अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। आपके अल्कीन्स की रिएक्टिविटी अल्केन्स से कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि अल्केन्स में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और आप लोग खुद देख सकते हो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए यू रिक्वायर मोर एनर्जी, लेकिन पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए यू रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी, कम एनर्जी चाहिए। और जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नाम की स्पीशीज इन्वायरमेंट में आएगी, वो देखेगी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड बना ही पाई इलेक्ट्रॉन से, और ये तो अवेलेबल है, तो तुरंत इस पर अटैक करके इस कमजोर बॉन्ड को तोड़ देगी, इस कमजोर बॉन्ड को तोड़ देगा, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद ले लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैसे? देखो मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। एक एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूं। वैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिखाया था पिछले वीडियो में नहीं, सॉरी, पिछले चैप्टर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिखाया था। मान लीजिए यहां पर एक प्रोटॉन आ गया। नाउ प्रोटॉन इज एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब ये आएगा इन्वायरमेंट में और मान लो इस कार्बन से कांटेक्ट करेगा, तो ये कार्बन इस पाई बॉन्ड को तोड़ के अपनी ओर खींच लेगा। इस वजह से क्या होगा? इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर लग जाएगा H, यहां पर आ जाएगा C सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन तो थे ही, ये नए हाइड्रोजन को इसने यहां जोड़ लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन था जो इस कार्बन का हुआ करता था वो अब इस हाइड्रोजन को दे दिया गया। तो मिल गया ना इसको इलेक्ट्रॉन। क्यों मिल गया? क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ना आसान था। अब क्या हुआ? अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन गया। नाउ अल्कीन बिकम्स इलेक्ट्रोफाइल। अब जब इन्वायरमेंट में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा,
जब अब इन्वायरमेंट में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आएगी, वो तुरंत इस पर अटैक करेगी और इसके साथ जुड़कर बना लेगी, इसको इलेक्ट्रॉन देकर बना लेगी OH, HH, CH, तो आपका अल्कीन रिएक्ट करके अब सैचुरेट हो गया, अल्कीन अब रिएक्ट करके सैचुरेट हो गया। सो बेसिकली अल्कीन में ये पाई बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान होता है, इसलिए अल्कीन बहुत तुरंत बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट करके अपने आप को सैचुरेट में कन्वर्ट कर लेगा। यूजुअली अल्कीन क्या करता है, यूजुअली अल्कीन रिएक्ट्स फास्ट या फास्टली टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ सैचुरेटेड कंपाउंड। भाई इसको भी तो सैचुरेटेड होना है, इसको पाई बॉन्ड थोड़ी पसंद है, ये तो मजबूरी में बनाकर बैठा है, इसको पाई बॉन्ड तो मजबूरी में बनाकर बैठा है। पाई बॉन्ड किसको पसंद है? तो ये जल्दी खुद भी तोड़ना चाहेगा और ऐसी स्पीशीज को बोलेगा कि भैया आकर मुझ पर अटैक कर, मुझे अटैक करो, मुझ पर अटैक करो, और कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई लाड लो? क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? पक्की बात, श्योर शॉट। आगे बढ़े, एक पॉइंट और नोट कराते जल्दी से। चलिए, ये तो समझाने के लिए था, लिखना हो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए आप चाहो तो लिख लेना। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारे डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि डबल बॉन्ड को एक साथ तोड़ने के लिए लगभग 284 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जिसके अंदर सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने की इंथैल्पी में आपको 384 किलो जूल के आसपास बता चुका हूं। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। इसके पीछे क्या रीजन है? देखो मेरी बात सुनना, जब वो बोलते हैं ना अनेकता, वो यूनिटी में रहना चाहिए, एक सिंगल लकड़ी को अगर आप तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन 2 लकड़ी जोड़कर तोड़ने की कोशिश करोगे तो मुश्किल आएगी। दैट मीन्स डबल बॉन्ड को एक साथ तोड़ना मुश्किल है। कैसे? देखो भाई, मान लो आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ, तो पहले आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, क्योंकि पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो पहले आपने एनर्जी दी थोड़ी सी, मान लो आपने 300 किलो जूल, चलो मान लो आपने 300 किलो जूल की एनर्जी दी और पहले आपने इसका पाई बॉन्ड तोड़ दिया। लेकिन अब इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए फिर आपको 384 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये बॉन्ड टूटेगा और तब ये कार्बन अलग होंगे। तो ओवरऑल आपको इस कंपाउंड को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए, यानी इन दोनों कार्बन्स को पूरी तरीके से अलग करने के लिए 2 बार एनर्जी देनी पड़ी, एक बार इतनी और एक बार इतनी, तो कुल मिलाकर इसको आपको इतनी एनर्जी देनी है। लेकिन अगर मान लो यहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होता तो आप एक बार इसको एनर्जी देते 384 किलो जूल, ये दोनों अलग हो जाता। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सिग्मा मजबूत है कि पाई मजबूत है, तो आप बोलोगे सिग्मा मजबूत है। फिर अगर आपसे कोई ये बोलता है कि भैया डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि सिंगल बॉन्ड को, तो आप बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, क्योंकि उसमें एक ही बॉन्ड है तोड़ने के लिए। लेकिन यहां पर अगर आपको तोड़ना है तो आपको 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, एक पाई और एक सिग्मा, है ना। अच्छा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? अल्कीन्स की। क्यों? क्योंकि अल्कीन्स में जब केमिकल रिएक्शन होगी तो एक ही बॉन्ड तोड़ना है। अल्कीन्स में रिएक्शन करते वक्त सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाएगा नया कंपाउंड बनाने के लिए। अल्केन्स रिएक्टिव क्यों नहीं होता? क्योंकि अल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है और इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड है, तो इसको अपना बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अपन बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। नोट इट डाउन। चलो ठीक है, हो गया यहां तक? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया, चकाचक, एक नंबर। चलो अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें और मैं पहले बता दूं, फिर अपन नॉमेनक्लेचर एक बार रिवाइज कर लेंगे। वैसे नॉमेनक्लेचर तो आप लोगों को आता ही है, मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था। ये जो तुम्हारा कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड रहेगा अल्कीन के अंदर, इट इज 134 पिकोमीटर्स, ये बात आप सब लोगों को पता है। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 110 पिकोमीटर्स का होता है, ये बात भी आप लोगों को पता है। जनरली ये हर जगह देखा जाता है। सिंगल बॉन्ड 154 का होता है ना। अच्छा,
यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहता है ये वाला HCH का, ये लगभग 116.6 डिग्री का रहता है। और ये जो है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये कुछ 121.7 डिग्रीज का रहता है। तो ये कुछ बेसिक बातें और मैंने को अब आपको बतानी थी, मैंने सोचा बता दूं, थोड़ा सा पैरामीटर्स बता दूं। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, अल्कीन को यू विल ट्रीट एज अ फंक्शनल ग्रुप, इसको आप फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। चलो अब इससे कुछ नॉमेनक्लेचर सीख लेते हैं। मैं एनसीईआरटी लेकर आऊंगा और एनसीईआरटी में से ही आपको सवाल करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी के सवाल इजी तरीके से बन जाए और आप लोगों को नॉमेनक्लेट करने में कोई तकलीफ ना हो, जेठालाल की स्टाइल में कोई तकलीफ ना हो, तकलीफ। चलिए, तो इसका पहला एग्जाम्पल आप सॉल्व करो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, फिर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, फिर यहां पर ट्राउ 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 ट्राउ, अच्छा बढ़िया, ट्राउ 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 ट्राउ, बहुत बढ़िया। और ये वाला कंपाउंड मेरे को अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बढ़िया लग रहा है। CH2 CH CH2 CH2 CH3 होल ट्वाइस। चलो करो भैया, इनको सॉल्व लगाने की कोशिश करो, कुछ तो बहुत इजीली लग जाएंगे। पहला वाला जैसे भाई ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो इसको पहला कार्बन देंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले, तो हमें इसी को 1 बोलना पड़ेगा, इसको 2 और इसको 3। तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन की वजह से प्रोप 1 इन। अब ये फंक्शनल ग्रुप यहां आ गया, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। इसमें भी 4 कार्बन है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में है, इधर से नंबर 2 या इधर से नंबर 2, बात एक ही है, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। अच्छा, अब इधर देखो, अब अगर आप इसको 1 बोलते हो, 2 3 एंड 4 तो भी एक ही बात है। अगर आप इसको 1 2 3 एंड 4 बोलते हो तो भी एक ही बात है, कहीं से भी नंबर दो। तो अपन चलो यही वाला नंबर लेने देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट। अब डबल बॉन्ड कहां है? एक पहले कार्बन पे ब्यूट 1 कॉमा दूसरा डबल बॉन्ड आपके इधर है। अब क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई लगाना पड़ेगा और इन, तो हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाइन। इट विल बिकम ब्यूट, इट विल बिकम ब्यूट 1,3 डाइन। ठीक है, अब यहां पर कैसे नंबरिंग देंगे? अब देखो, अगर आप इसे लंबी कार्बन की चेन चूज कर लेते हो तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इस लंबी कार्बन की चेन में आपका डबल बॉन्ड आ नहीं रहा है, तो आपको इसे इस प्रकार सिलेक्ट करना होगा कि डबल बॉन्ड लंबी चेन में आ जाए। तो इसे 1 दो, इसे 2 बोल दो, या इसे 3 बोल दो, या इसे 3 बोल दो। मैं इसे 3 बोल देता हूं। अच्छा, नंबरिंग मैंने यहीं से शुरू करी क्योंकि मैं डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना चाहता था। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब इधर भी आप सेम फंडा यूज करेंगे, 1 2 3 4। अब देखो यहां पर मैंने इस सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर दिया है, कारण मेरे को सब्स्टिट्यूएंट से फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को जो डबल बॉन्ड से फर्क पड़ता है कि डबल बॉन्ड को मुझे छोटा नंबर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो ये जिगजैग वाला पैटर्न है, आओ इसको ओपन अप करके लिखें। CH3 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड, वैसे ही CH2 होना चाहिए था, तो CH2 CH
अपन पहले कार्बन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने 8 कार्बन लिख दिया। पहले और दूसरे में डबल बॉन्ड, तीसरे और चौथे में डबल बॉन्ड, पांचवें और छठे में डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, ये 6, यहाँ डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, यहाँ डबल बॉन्ड, और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये यहाँ डबल बॉन्ड। बाकी सब जगह आप बना दो सिंगल बॉन्ड, थोड़ा सा क्रैक करना मुश्किल होता है बट ठीक है, हो जाएगा। यहाँ जाएगा CH2, वैलेंसी सेटिस्फाई करो, यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा CH, फिर यहाँ भी हो जाएगा CH और CH, बस बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बना है। तो अब इसका नाम क्या होगा भाई, 8 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है। पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो इसको हम लिखूंगा ऑक्ट 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए टेट्रा, और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 टेट्राइन। ठीक है, इस तरीके से वो सॉल्व करेंगे। अब इस कंपाउंड को फोकस करो, ये ब्रैकेट में 2 का मतलब पता है क्या है, ये जो तुम्हारा प्रोपाइल ग्रुप है ये कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये CH2 CH2 CH3, और इसको आपको ऐसे लिखना है CH2 CH2 CH3। अब फंडा ये है कि लंबी कार्बन की चेन बच्चों को ये लग सकती है, ये वाली, ये, लेकिन डबल बॉन्ड आउट हो जाएगा तो इसको कर नहीं सकते, तो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन को तो इंक्लूड करना है। अब इसको ले लो या इसको ले लो, मैं इसको ले लेता हूं, 3 4 5, यानी कि पेंटीन है ये, डेफिनेटली ये पेंट 1 इन है। लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। ये प्रोपाइल कौन से कार्बन पर है, 2, तो हो जाएगा 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल पेंट 1 इन, 2 प्रोपाइल पेंट 1 इन। तो मेरे प्यारे बच्चों, नॉमेनक्लेचर के अंदर तो कोई तकलीफ आपको आएगी नहीं, नॉमेनक्लेचर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आइसोमेरिज्म की तरफ, बट बिफोर दैट इसको लिखना चाहो तो लिख लो, और कोशिश करना और क्वेश्चंस लगाने की, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। बच्चों को लगता है थ्योरी पढ़ ली सब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, यू नीड टू डू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। डन 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 डन, चलो आइसोमर्स की तरफ बढ़ते हैं एंड फटाफट से आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। अब गाइस, जिस प्रकार मैंने आपको अल्केन में सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमर सिखाया था, कौन सा, स्ट्रक्चर वाला। सर स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे टाइप होते हैं, आपने कौन सा बताया था, सोचो, तो चेन वाला। स्ट्रक्चर में आपके अल्केन के अंदर सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म ही शो हो रहा था, चेन की लेंथ बदल रही थी। तो अल्कीन्स के अंदर क्या होगा, आओ देखें। तो लेट्स पुट द हेडिंग आइसोमर्स ऑफ अल्कीन्स, आइसोमर्स ऑफ अल्कीन्स। देखो अल्कीन में एक कार्बन वाला कंपाउंड तो होता नहीं है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसका क्या आइसोमर बनाओगे, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो इथीन का कोई आइसोमर नहीं होता, 0 लिखने की बजाय मुझे लिखना चाहिए 1, ये अपने आप में एक आइसोमर है। अच्छा, इसके बाद में आपके पास में आता है प्रोपीन, इसमें क्या आइसोमर लगाओगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक में डबल बॉन्ड इधर है, एक में डबल बॉन्ड आप इधर कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। तो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क पड़ना है इसमें, नहीं। यहां पर जब आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो आप इसे नंबर 1 बोलोगे, क्योंकि आप डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना चाहते हो, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन। जब आप इसका नंबरिंग करोगे तो आप डबल बॉन्ड इस कार्बन को देना चाहोगे, क्योंकि इसके पास में छोटा नंबर है, तो इसका नाम भी हो जाएगा प्रोप 1 इन। तो दोनों ही केसेस में ये प्रोप 1 इन है, मतलब इसका भी कोई आइसोमर बनाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आइसोमर भी कितना हो गया, 1। समझ में आ रही बात। अब जरा आप लोग ट्राई करो तीसरी चीज को, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे बताओ इसके आइसोमर्स कितने होंगे, ट्राई कर सकते हो क्या इसको, एक बार ट्राई करो इसको, कितने आइसोमर होंगे इसमें।
लगाओ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या हो सकता है इसमें, क्या इसमें आइसोमेरिज्म हो सकता है। देखो अगर इसके अंदर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर दूं लाइक दिस, तो क्या इसका नाम बदल जाएगा। हाँ बेटा, दिस इज ब्यूट वन इन, ये तुम्हारा ब्यूट वन इन है, और इसमें डबल बॉन्ड इधर आ जाने की वजह से इट बिकम्स ब्यूट टू इन। तो देखो दोनों का नाम बदल गया, मतलब कि कंपाउंड बदल गया। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की यही खासियत होती है कि अगर किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बदल गया मतलब वो दूसरा कंपाउंड है, अगर नॉमेनक्लेचर सेम आ रहा है मतलब फिर वो सेम कंपाउंड है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी तो कर सकता हूं यार, मैं क्यों ना इसको ऐसा लिखूं CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और एक CH3 यहां लगा दूं। भाई देखो इसमें कितने कार्बन है, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, 2 2 4 5 7 8, इसमें भी कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, इसमें भी कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 2 8। तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब आइसोमर बन रहा है। चलो इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप वन इन। अब तो सब कुछ बदल गया, तो ये भी एक अलग कंपाउंड हो गया। तो आपको और कुछ तो नहीं कर सकते हो इसमें, किसी के मन में ये तो नहीं सर डबल बॉन्ड इधर लगा दूं, भाई साहब बात एक ही हो जाएगी, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो इसके 3 आइसोमर आपके सामने पॉसिबल है, तो अब आपकी इच्छा, आप इस तरीके से आइसोमेरिज्म निकाल सकते हो। अच्छा, अब हम देखते हैं यहां पर कौन सा आइसोमेरिज्म बेसिकली हो रहा है। तो आप देखो स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3 दे ऑल डिफर, स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 and structure 3 they all differ in terms of their structure, in terms of their structure। कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे के साथ में स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो देयरफॉर 1 2 and 3 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन एक लफड़ा और है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है कि आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अलग अलग टाइप का होता है। तो अब ये कौन सा टाइप का होगा वो देखना भी जरूरी है। तो देखो गुलगुलो, स्ट्रक्चर 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, इनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है। सो देयरफॉर दे आर पोजीशन आइसोमर्स, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। फिर स्ट्रक्चर 1 और 3 को ऑब्जर्व करो, इनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन तो पहले कार्बन पर ही है, इसके पास भी पहले कार्बन पर, इसके पास पहले कार्बन पर है, लेकिन इसमें चेन की लेंथ बदल गई, तो ये भी क्या हो गया, ये चेन आइसोमर हो गया। ये दोनों एक दूसरे के एस्पेक्ट में क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए। क्या ये बात समझ में आ रही है। सो इस तरीके से आप लोगों को अल्कीन्स के अंदर चेन आइसोमर तो नजर आता ही आता है, एक नया आइसोमेरिज्म दिखने लग गया, दैट इज योर पोजीशन, यानी कि पोजीशन आइसोमर। तो अब आपको यहां पर पोजीशन आइसोमर भी ऑब्जर्व होने लगा। इज दैट क्लियर टू यू। क्या इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है। चलिए, तो ये आइसोमर हो गया। एक आइसोमर मैं आपको और करने के लिए देता हूं, इसको आप आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ अब हम लोग एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। मैंने आपको ब्यूटेन करा दिया, आप जरा एक काम करो, ब्यूटीन सॉरी, अब आप पेंटीन भी कर लो। एक बार कोशिश करो इस पेंटीन के C5H10 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, एक बार जरा इसको ट्राई मारो, ट्राई मारो बेटा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। यू नीड टू डू एज मच प्रैक्टिस एज पॉसिबल। लगाओ लगाओ लगाओ, अभी क्लास जब तक चल रही है इसको लगा कर देखो। करो सॉल्व।
चलिए एक आपकी मदद में कर देता हूं, एक स्ट्रक्चर में आपको बना कर दे देता हूं, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका पहला आइसोमर हो गया। हो गया? आई थिंक ये आप सब लोगों को आता होगा। दूसरा क्या कर सकते हो, चलो दूसरी हेल्प ले लो। ये कर दिया मैंने, ये मैंने कर दिया, ये तुम्हारा दूसरा आइसोमर हो गया। इसका नाम क्या होगा, पेंटवनीन। भाई हम क्या करते हैं, हम किसी भी आइसोमर को लिखते हैं और हम उसका नॉमेनक्लेचर करके देख लेते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर ठीक बैठ रहा है, मतलब नॉमेनक्लेचर अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग आ रहा है, तो मजेदार काम है। अगर सेम आ गया तो गड़बड़ है। यहां पर पेंट टू इन हो जाएगा। अच्छा तीसरा स्ट्रक्चर बनाकर देखूं, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। अब मैं एक काम करता हूं, इसको क्या करता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। जरा इसको देखो, क्या ये आइसोमर होगा? अरे सर क्या मस्ती कर रहे हो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, तो ये भी पेंट टू इन हो गया। मतलब टॉ टॉ टॉ, ये चीज आप नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई गया होगा कि ये आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें, फिर एक काम करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखो जरा इसमें सबसे पहले 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं क्या, 3 3 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। कार्बन 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि दूसरे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब एक काम करते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं, इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं। अब क्या होगा लाड लो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैंने इसको दूसरा नंबर क्यों दिया, इसको दूसरा नंबर क्यों नहीं दिया, इसको 1 और इसको 2 क्यों नहीं बोला? डबल बॉन्ड तो इसके पास भी था, क्योंकि बच्चों यहां पर दूसरे नंबर वाले कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो मैंने एक तीर से दो निशाने चलाए कि इसको भी छोटा नंबर मिल जाए और इसको भी छोटा नंबर मिल जाए, तो ये भी कहलाएगा तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। समझ में आ रही लाड लो मेरे बच्चों? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा अब क्या कर सकते हो, अब आएगा मजा। 4 तो इजी थे, क्या और कुछ पॉसिबल है? सोचो। पॉसिबल है? मेरे को तो दिख गया, आप लोगों को दिखा कि नहीं पता नहीं। देखो मैं करके बताता हूं। पांचवा, यहां लिखता हूं पांचवा आइसोमर, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सर ये तो कुछ सेम तो नहीं हो रहा, देख लो, 3 3 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हमेशा सिखाया है मैंने, डबल बॉन्ड उस कार्बन को मिलना चाहिए जिसके पास सॉरी छोटा नंबर उस कार्बन को मिलना चाहिए जिसके पास में डबल बॉन्ड हो। सब्स्टिट्यूएंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर तो सोने पे सुहागा हो गया था कि इसको छोटा नंबर भी मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी। तो अल्फाबेटिकल एंड योर IUPAC रूल्स के हिसाब से यही रूल ठीक है। तो अभी हो जाएगा तुम्हारा 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंट 1 इन, सॉरी 4 कार्बन है ना, ब्यूट, सॉरी ब्यूट 1 इन। देखो नाम अलग हो गया, ये 2 मिथाइल थे, तो ये हो गया आपका काम। अच्छा किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर मैं एक काम ऐसा क्यों नहीं कर दूं, ऐसा कर दूं? तो आप इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, इसको 4 बोलोगे, तो हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो मैं बोलूंगा चनकट, चपेट, थप्पड़। क्यों? क्यों?
क्यों? अरे मेरे बच्चों, ये तो IUPAC रूल तोड़ दिया तुमने। ये ठीक होगा, दूसरे नंबर वाले कार्बन को डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और दूसरे नंबर वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर भी मिल रहा है। तो आप लोगों को ये कंपाउंड का नाम 2 मिथाइल ब्यूटूइन दिखेगा, जो कि ऑलरेडी आप बना चुके हो। तो हमेशा ध्यान रखना, IUPAC रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, आपको आइसोमेरिज्म अपने आप मिल जाएगा। तो आपको से कितना आइसोमर मिल रहा है? 5। तो C5H10 के 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छा, इसमें आप आइडेंटिफाई करो, 1 and 2 पोजीशन आइसोमर है, 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर है ना। अच्छा, ये वाला थर्ड स्ट्रक्चर और ये वाला फिफ्थ स्ट्रक्चर, ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर है। क्यों? इनके अंदर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल गई, इसमें तीसरे पर, इससे दूसरे पर है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4, ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर है, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है ना। और स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 5, सिमिलरली स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 5, ये सब चेन आइसोमर है। चेन की लेंथ बदल गई, ये सब चेन आइसोमर्स है। इन दोनों में 5 है, बाकी सब में 4 है, तो ये आपके चेन आइसोमर होगा। तो इसके अंदर भी आपको वही चेन आइसोमर मिल रहा है और पोजीशन आइसोमर मिल रहा है। चलो छापो, फिर आगे चलते हैं स्टीरियो आइसोमर की तरफ। ओके, चलो अब आप लोगों का ये स्ट्रक्चरल आइसोमर वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या अल्कीन्स के अंदर कोई स्टीरियो आइसोमर तो नहीं बन रहा। जैसे स्टीरियो आइसोमर जैसे ऑप्टिकल होता है एंड ज्योमेट्रिकल होता है। तो यहां पर हम लोगों के पास में आइसोमर्स में एक और इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई, दैट इन आइसोमर्स योर अल्कीन्स also shows स्टीरियो आइसोमर्स। मैंने आप लोगों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमर्स बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में समझाया था। ये बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। स्टीरियो का मतलब ही होता है 3 डायमेंशनल, है ना। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में आपको इसका जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास में एक कार्बन है और ये दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो अब इस कार्बन को अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 एटम के साथ में बॉन्डिंग करनी पड़ेगी और सेम इसको भी करनी पड़ेगी। अब अगर मान लो ये कार्बन एटम 2 अलग अलग एटम से बॉन्ड बनाता है, एक X से और एक Y से। सिमिलरली ये कार्बन एटम भी 2 अलग अलग स्पीशीज से बॉन्ड बनाता है, एक X से और एक Y से। तो इस प्रकार का कुछ आपके सामने अरेंजमेंट सामने आएगा। नाउ एज यू कैन सी कि ये जो तुम्हारा X नाम का स्पीशी है और ये जो X नाम की स्पीशी है, दे लाई ऑन द सेम एरिया, दे लाई ऑन द सेम प्लेन, ये दोनों एक प्लेन पर है। तो इस तरीके की ज्योमेट्री को बोला जाता है सिस ज्योमेट्री। वहीं पर आपके पास में अगर ये कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और अगर यहां पर X है, यहां पर Y है, लेकिन यहां पर ये सेम प्लेन पर नहीं है। जिस प्लेन पर X है उस प्लेन पर अब Y आ गया, और जिस प्लेन पर Y है अब उस प्लेन पर X आ गया। तो इस तरीके की ज्योमेट्री को बोला जाता है ट्रांसफॉर्म। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? अब एक बात समझना, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रोटेशन हो गया हो, ये कार्बन ने अपनी पोजीशन पर 180 डिग्री पर रोटेशन कर लिया। जैसे मान लो ये X है, ये Y है, और ये रोटेट हो गया, तब ये X इधर आ गया, Y इधर आ गया, अब X इधर आ गया, Y आ गया। तो क्या ये रोटेट नहीं कर सकता? तो बेटा यहां पर ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास में ये डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन्स के बीच में, और जब आप इसको रोटेट करते हैं तो ये फंस जाता है, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से अटक जाता है और एक टेंशन, एक स्ट्रेन फील होता है, और ये स्ट्रेन की वजह से कार्बन अब रोटेट नहीं कर सकता। ये देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो, यही आपको डबल बॉन्ड में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि डबल बॉन्ड होने की वजह से, स्टार बनाकर हम लोग नोट करेंगे दैट ड्यू टू डबल बॉन्ड, ड्यू टू
डबल बॉन्ड, द फ्री रोटेशन of carbon is not allowed, is not allowed due to double bond, due to double bond, due to double bond, a strain is observed, a strain is observed, and hence rotamers or conformers are not observed or seen or formed। मतलब यहां पर आप इसको रोटामर नहीं बोल सकते कि ये कार्बन 180 डिग्री पर रोटेट हो गया तो x इधर आ गया और ये y जो था ये ऐसे उठ के इधर आ गया और x घूम के ऐसा आ गया ना, यहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये अलग अलग ही हैं। जब इनको केमिकल रिएक्शन करके बनाया जा रहा होगा ये दो अलग अलग बने होंगे, ये दोनों ही डिफरेंट होंगे और देयरफॉर इन दोनों की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो हमेशा ध्यान रखना सिस एंड ट्रांस आइसोमर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक देयर मेल्टिंग पॉइंट, देयर डाइपोल मोमेंट। बेटा म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं। म्यू का मतलब क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। इनकी प्रॉपर्टी मेरे गुलगुलो अलग अलग ही होती है। इसको जरा देख लो, फिर मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल लेकर बताता हूं, ठीक है? अच्छा, ये जो आपने आइसोमेरिज्म देखा ये कौन सा है? सिस और ट्रांस क्या होता है? बेसिकली दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसके अंदर आपकी ज्योमेट्री का फर्क आ रहा है। इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल नहीं है। ऑप्टिकल क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ दो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दे तो लीवो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपके स्पीशीज है उनकी ज्योमेट्री में फर्क आ रहा है, उनके अरेंजमेंट में फर्क आ रहा है, ठीक है? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से जो हम लोग हमारे केमिस्ट्री में यूजुअली पढ़ते हैं, हम उसकी डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट से। तो जब आप यहाँ पर ब्यूटीन देखते हैं, ब्यूटीन C डबल बॉन्ड C H CH3 H CH3 और C डबल बॉन्ड C CH3 H H CH3। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये वाला सिस है। क्यों सिस है? क्योंकि ये और ये सेम प्लेन पर है, ये और ये सेम प्लेन पर, तो इसको सिस ब्यूट टू इन बोलेंगे एंड इसको ट्रांस ब्यूट टू इन बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट 277 केल्विन देखा गया है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है यूजुअली, हाँ 274 केल्विन देखा गया है। तो आप देखो, आपको इन दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। हाँ मैं श्योर था ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यार ये रूम टेम्परेचर पे तो गैस होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो ये हो ही नहीं सकता, इसको बॉइलिंग पॉइंट ही लिखो आप, आई एम श्योर। तो आप देखो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों के अंदर फर्क है। अच्छा, एक बात मैं और बताता हूं कि आपको इसका डायपोल मोमेंट 0 देखने को मिलेगा, 0 डिवाइस, मतलब दिस इज प्योरली नॉन पोलर। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की पोलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो आपको डायपोल मोमेंट देखने को मिल रहा है, इसका डायपोल मोमेंट इज प्योरली 0, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट हल्का सा होता है, ज्यादा नहीं होता लेकिन बहुत हल्का सा होता है, 0.33 डिवाइस। मतलब इट इज वेरी स्लाइटली। अब ये वेरी स्लाइटली कौन सी इंग्लिश है यार? मतलब तुम मेरी भावनाओं का समझ रहे हो? कम से भी कम, बहुत कम से भी बहुत कम पोलर नेचर का होता है, बहुत बहुत कम पोलर नेचर का होता है। मतलब इसके पास में डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन इसके पास में नहीं होता। सर इसका रीजन बता दो। देखो बच्चा लोग, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब हम सब लोग जानते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 वाला, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देता है, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ा देता है। तो ये जो तुम्हारा CH3 वाला कार्बन है, ये sp3 है, ये sp2 है, तो इस कार्बन के मुकाबले ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। सिमिलरली ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp3, तो ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को बात? किसी भी तरीके कोई दिक्कत? यहां तक ऑब्जर्व कर लो, यहां तक एक बार ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया। अब डायग्राम देख के समझ में आया, ये उल्टा हो गया। 0.33 डिवाइस यहां आएगा और 0 डिवाइस यहां आएगा। इट इज नॉन पोलर होगा। क्यों थक रहे हो? कोई बात नहीं, इतना खुश मत हो, गलती इंसान से ही होती है। दिस इज वेरी स्लाइटली पोलर, वेरी स्लाइटली पोलर। पापा रंजीत, अब देखो मेरे को कैसे पता चल गया डायग्राम देख के? क्योंकि क्या हो रहा है पता है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर डायपोल मोमेंट है। लेकिन यहां पर पता क्या हो रहा है, ये कार्बन इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को नीचे से खींच रहा है और ये इसको ऊपर से खींच रहा है। तो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, बिकॉज इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज इन अपोजिट डायरेक्शंस, या बिकॉज इन अपोजिट साइड, या बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड, दे कैंसल्स ईच अदर डायपोल, दे कैंसल्स ईच अदर्स डायपोल। ये एक दूसरे के डायपोल को कैंसिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन नीचे से किसी को खींच रहा है, तो एक ऊपर से किसी को खींच रहा है, तो दो अपोजिट डायरेक्शंस में एक खिंचाव होने की वजह से ये कैंसल आउट माना जाता है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या सिखाया था मैंने कि ये जो तुम्हारा डायपोल मोमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी दो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से एक जगह पे आती है तो ये कैंसल हो जाती है। वहीं पर अगर ये दोनों सेम जगह से आ रही है, ये भी ऊपर से आ रहा है, ये भी ऊपर से आ रहा है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को नेट डायपोल 0 देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पर नेट डायपोल 0 होने की वजह से अब ये नॉन पोलर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये आप भूल भी जाओ कभी, जैसा भी मैं भूल जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते भी, तो आप लोगों को डायग्राम देख के याद आ जाएगा कि मैंने गलती कर दी। कैसे होगा? अगर सेम डायरेक्शन से डायपोल आ रहा है तो ये ऐड होगा, यानी डायपोल मोमेंट दिखेगा, यानी पोलैरिटी है। लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन से अगर ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो ये कैंसल आउट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया तुम्हारा सिस एंड ट्रांस आइसोमर के बारे में सारी बातचीत। तो यहां पर आप लोगों को ये सिस और ट्रांस आइसोमर देखने को मिलता है, ठीक है। कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ठीक है। तो गाइज यहां पर अपना आइसोमर्स, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स कंप्लीट होता है। इसके आगे की बात यानी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए बाय बाय। आई होप ये पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। इसके आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे लाडले बच्चों।